नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। 2129 ऑफ 2014 है, जो कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पर क्रिमिनल अपील थी वो फाइल की गई थी। यहाँ पर जो स्टेट है वो अपीलेंट है और स्टेट ने जो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको बरी कर दिया था। जो मर्डर का जो केस था और जो जहां कन्विक्शन हुआ था, मींस जो मर्डर के केस में जो कन्विक्शन हुआ था उस से कन्विक्शन से रिस्पोंडेंट्स को हाई कोर्ट ने इनकी जो क्रिमिनल अपील थी उन पे उनको बरी कर दिया था और मैटर था बाद में उसको चैलेंज किया गया था। स्टेट ने जो है उसको चैलेंज किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इस जजमेंट में हम ये देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के फैसले को क्या इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या दिए और जो पिछले जो प्रेसिडेंट्स थे, जो पिछली जो जजमेंट्स है उस सबको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया। और एक चीज बात हम देखेंगे, अगर कोई भी ऑफेंस हो, अगर कोई इसमें जो विटनेसेस हैं, अगर वो अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो एफआईआर में जो रिकॉर्ड करवाते हैं, जो पुलिस में जो स्टेटमेंट एफआईआर में जो बात बताई जाती है और जो पुलिस जब उनकी स्टेटमेंट 161 सीआरपीसी के अंदर जब वो लेती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है और जब वो विटनेस बॉक्स में डिपोज करते हैं तो उनमें जरा भी बदलाव आता है तो कोर्ट उसे कहती है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और अगर कुछ बातें जो पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और विटनेस बॉक्स में आगे वो स्टेटमेंट एक नई स्टेटमेंट दी जाती है तो कोर्ट उसे कहती है कि इसमें कई प्रकार की ओमिशंस हैं और कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो इसको इस चाहे वो मर्डर का केस ही क्यों ना हो, तो इसमें भी जो अक्यूज्ड हैं उनको अगर इन सब में अगर थोड़ी सी भी एरर्स होती हैं, जो सिग्निफिकेंट ओमिशंस है, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रडिक्शंस है, तो उसमें भी जो अक्यूज्ड है उनको कन्विक्शन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया था कि ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने जब एविडेंसेस को री अप्रिशिएट किया तो ये बातें थी, मींस जो ओमिशंस थी वो काफी ज्यादा पाई गई थी। तो उसके ग्राउंड्स पे रिस्पोंडेंट्स थे जिन्होंने अपील फाइल की थी, क्रिमिनल अपील, उनको वहां से बरी कर दिया था। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया कि माननीय हाई कोर्ट ने कोई प्रकार की एरर नहीं की है और इसलिए जो अपील थी स्टेट की उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया स्टेट की जो अपील को। आइए हम इसके फैक्ट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे जो है फैसला है वो सुनाया था। और देखिए ये जजमेंट थी वो एक्विटल को चैलेंज किया था, मींस 31 जनवरी 2013 की हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ग्वालियर ने मींस क्रिमिनल अपील जो फाइल की थी रिस्पोंडेंट्स ने उसको चैलेंज किया था। और यहाँ पर एडिशनल सेशन जज जो एक जगह है मध्य प्रदेश में, सेशन केस नंबर 100, वहां पर उनको कन्विक्शन कर दिया था। तो इसको हाई कोर्ट ने जो है कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया था और उस ऑर्डर को जो है स्टेट ने चैलेंज किया था। अब यहाँ पर दोनों काउंसिल्स को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जो था उनको एक्विट कर दिया था। अब यहाँ पर केस क्या था? केस ये था, घटना थी 1996 की। 1996 के आज की घटना थी, लगभग 28 साल हो चुके हैं इस घटना को। और यहाँ पर बताया कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको एलिगेशंस लगी थी उनके कि उन्होंने जो हथियार थे, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, स्टिक हो गया, उसकी वजह से एक डिसीज्ड की डेथ हो गई थी। मींस जो विक्टिम है उनको मींस क्राइम किया था इस विक्टिम के ऊपर, मींस ये जो हथियार बताएं सिक्कल, एक्स और स्टिक से। और सेक्शन 302 का जो मुकदमा है जिसे कहते हैं पनिशमेंट फॉर द मर्डर, और सेक्शन 34 इंडियन पीनल कोड में जिसे कॉमन इंटेंशन कहते हैं, उनको सेक्शंस थे वो इम्पोज किए थे। और यहाँ पर बताया जब कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज थे उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने यहाँ पर 19 विटनेसेस एग्जामिन किए थे, जिसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 और प्रोसिक्यूशन विटनेस 9 जो है PW5 PW9 जो है वो डिसीज्ड के रियल ब्रदर्स थे और आई विटनेसेस भी थे और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो डॉक्टर ने प्रिपेयर की थी, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 बनाया है उनको प्रोसिक्यूशन ने।
और दोनों डिफेंस की साइड से 2 विटनेसेस को एग्जामिन किया गया था। अब ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था, जो ऑरल टेस्टिमोनीज थे PW5 और PW9 जो कि माइनर ब्रदर्स थे, और जो मदर की जो स्टेटमेंट थी PW8, उनकी स्टेटमेंट पे आधार पे पाया कि जो चश्मदीद गवाह हैं उनको कॉर्पोरेट किया जा रहा है मेडिकल विटनेस के एविडेंस के साथ, तो इसलिए कन्विक्शन बनती है अपीलेंट्स की कि उन्होंने मर्डर किया है विक्टिम का, डिसीज्ड का, और इसलिए उनको जो सजा थी इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ की सजा थी वो सुनाई थी, और फाइन था 35,000 रुपए का, जुर्माना भी लगाया था। और यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स थे जो कि कन्विक्ट्स थे, उन्होंने आगे अपील फाइल की थी 302 की और 34 का इंडियन पीनल कोड में जो सजा हुई थी, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस उम्र कैद की सजा हुई थी, और लेकिन हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया था। अब इसको चैलेंज किया था अपील के माध्यम से स्टेट ने, और अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम ये कंटेंशंस को डील करने से पहले हम ये रेफर करेंगे सब जो रेलिवेंट डिसीजंस हैं कोर्ट के, और लॉ जो बनाया गया है अपील अगेंस्ट एक्विटल का, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट ने तो कन्विक्शन कर दिया था, लेकिन जो हाई कोर्ट थी उसमें उन्होंने एक्विटल कर दिया था। तो जनरली अगर जो कुछ जजमेंट्स जो आई पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किए हैं, वो था कि ऑर्डर ऑफ एक्विटल जो है उसको ओवरटर्न बहुत रेयर केस में ही किया करना चाहिए। तो यहाँ तो कन्विक्शन हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट से एक्विटल में जो है कन्विक्शन को रिवर्स कर दिया था, तो एक्विटल कर दिया था। और ये डिसीजन अब ये जजमेंट्स के ऊपर बताया, जैसे जय करण एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की थी जजमेंट थी, तो उसमें कोर्ट ने उस जजमेंट में बताया था कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने कॉन्करेंटली फाउंड द अक्यूज्ड गिल्टी। तब फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनाइज नहीं करता एविडेंस को वंस अगेन, अगर जब तक कि कोई टोटल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो गया। तो मींस जजमेंट में बताया कि मान लीजिए कोई ट्रायल कोर्ट है, उसने कन्विक्शन कर दिया है और हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है फिर वापस एविडेंस को रीअप्रिशिएट जो है नहीं करेगा जब तक कि कोई एरर ना कर दिया, जब तक कोई मिसकैरेज ना हो रहा हो जस्टिस को। तो जब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा होगा तभी जो कोर्ट जो है वो रीअप्रिशिएट कर देगा। और यहाँ पर बताया कि जो कोर्ट जो है वो रीअप्रिशिएट एविडेंस कर सकता है जब कोई प्राइम फेशिया परवर्स एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो है वो ब्रॉट आउट हो रहा, मींस जानबूझ के कल को कोई एविडेंस है उसकी एप्रिशिएट जो है वो गलत तरीके से की गई हो, तो ऐसे केसेस में जो है वो रीअप्रिशिएट कर सकता है। वी शैल आल्सो नेवर बी अंडरस्टूड की क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने अब यहाँ पर डाइवर्जेंट फाइंडिंग्स दी है, मींस ट्रायल कोर्ट ने जो है उसको वो तो कन्विक्शन कर दिया था, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो अब यहाँ पर बताया कि कोर्ट जो है वो स्क्रूटनाइज करेगी एविडेंस को वंस अगेन, क्योंकि एक बार फिर से देखेगी, क्योंकि अगर ट्रायल कोर्ट ने अगर एक्विटल किया होता, हाई कोर्ट ने भी एक्विटल किया होता, तब फिर वो रीअप्रिशिएट नहीं कर सकती थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया, चूंकि हाई कोर्ट ने वो मींस एक्विटल कर दिया, तो कोर्ट ने कहा हम इसको रीअप्रिशिएट जरूर करेंगे जब तभी हम जो, इसलिए हम एंटरटेन कर रहे हैं अपील को। और जो अपील जो थी वो मर्डर केस की थी अंडर सेक्शन 374 CRPC। अब ये बदल गया, PNSS का सेक्शन आ चुका, लेकिन उस टाइम जो इवेंट्स हुए थे और जो घटना जो अपील थी वो पहले की थी, कई साल पहले की थी, तो इसलिए 374 का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें राइट टू अपील के जो अक्यूज जो है मींस मर्डर केस में जो कन्विक्शन थी उसको अपील के माध्यम से चैलेंज किया था। और एप्रिशिएशन जो एविडेंस जो ट्रायल कोर्ट करती है, अप्रिशिएट करती है, तो ये हाई कोर्ट जो जजमेंट देती है वो हमेशा दर्शाना चाहिए उसमें कि किस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। इन अदर वर्ड्स कि जो डिस्पोजल था अपील का 374 का वो इस तरह क्रिप्टिक मैनर पे नहीं होना चाहिए, ना ही नॉन रीजन ऑर्डर पे होना चाहिए। मींस ऐसे मतलब ये नहीं ट्रायल कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है और हाई कोर्ट ने उसको ऑर्डर को रिवर्स कर दिया बिना कोई रीजन किए, तो कोर्ट ने कहा था ऐसे में नहीं, उसमें एक रीजन देना होगा प्रॉपर्ली कि क्रिप्टिक और रीजन ऑर्डर होना जरूरी है। और एक डिसीजन आया था, यहाँ पे एक जजमेंट आई थी 2012 की थी, उसके ऊपर कोर्ट ने रेफरेंस दिया, गोविंद राजू वर्सेस स्टेट बाय शिवारामापुरम PS। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि जो वाइटल डिस्टिंक्शन जो है वो हमेशा देखनी चाहिए, माइंड में रखनी चाहिए। जो अपील है अंडर सेक्शन 374 CRPC में, और इंटरफेरेंस तभी जस्टिफाई हो सकेगा जब डिस्टिंक्शन जो है, अगर कोई परवर्सिटी आ रही है एविडेंस को अप्रिशिएट करते समय, और या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक और व्यू लिया जा सकता है। तो ऐसे में
ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा हाई कोर्ट को कि वो रिकॉर्ड कर ले ये जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट की वो परवर्स है। तो मींस जब तक इन दोनों में से कोई ग्राउंड नहीं होंगे कि ये सिंपल ये हाई कोर्ट एक जब एक्विटल करते समय ये नहीं कह सकता कि ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो परवर्स है, जब तक उससे स्पेसिफिक डील नहीं करेगा जो प्रिवेसिटी किस तरह से प्रिवेसिटी आ रही है इसमें। और ऐसे अगर कोई हाई कोर्ट अगर उसमें अपना नॉन रेजिडेंट ऑर्डर दे देता है तो कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा ऑर्डर जो होगा हाई कोर्ट का वो सस्टेनेबल इन लॉ नहीं होगा। तो ये जजमेंट में जो पहली जजमेंट थी उसमें ये ऑब्जर्वेशन लिए गए थे जो ऊपर डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने कन्विक्ट को अपील जब हुई थी 374 में उसमें जो है एक्विटल कर दिया था तो कन्विक्शन को रिवर्स कर दिया था और बेनिफिट ऑफ डाउट था वो कहा था कि एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस को कहा था कि ये परमिसिबल है और जस्टिफाइबल है। तो एक और जजमेंट आई थी और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस धर्मराज एंड अदर्स की, उसमें भी यहाँ पर जो बात बताई गई थी कि इस माने कोर्ट ने ये कहा था कि जो व्यू लिया गया हाई कोर्ट में और अगर एक रीजनेबल पॉसिबल व्यू है तब अगर कोई रीजनेबल पॉसिबल व्यू नहीं आता है तो तभी ऐसे व्यू में जो एक्विटल जो होगी तभी अनकॉल्ड हो सकती है। और जजमेंट्स के रेफरेंसेस दिए थे, मींस अगर हम नर्सल में हम जाएं तो, और यहाँ बताया कि जो ट्रायल कोर्ट ने थे वो ऑकुलर एविडेंसेस को अप्रिशिएट किया था। वो एविडेंसेस थे PW5 के, PW9 के और PW8 के। जो PW5 और 9 है वो माइनर थे और PW8 है वो मदर थी। तो कोर्ट ने कहा हम पहले माइनर के एविडेंस से पहले हम मदर के एविडेंसेस को एनालाइज करते हैं, मींस रीअप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पर बताया कि वो एक PW8 जो थी जो मदर थी वो इन्फॉर्मेंट भी थी, जिसकी वजह से FIR थी 96 में रजिस्टर्ड की गई थी 1996 में रिस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में। तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने ये बिलीव किया था कि रीअप्रिशिएशन ऑफ द हाई कोर्ट मींस ट्रायल कोर्ट ने ये बिलीव किया था जो जैसे बताया कि FIR रजिस्टर की थी, लेकिन जब हाई कोर्ट ने रीअप्रिशिएट किया तो उन्होंने कहा था ये अनरिलायबल है क्योंकि मींस PW8 ने जो मदर है उन्होंने मटेरियल इंप्रूवमेंट्स किए हैं और ओमिशंस किए हैं जब उनको एग्जामिन किया गया था एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस 8 के तौर पे जब वो कोर्ट में पेश हुई थी। तो इसलिए कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने कि इनके जो एविडेंसेस है उसमें इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। और जब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया तब ये निकल के आया कि उन्होंने कहीं भी बताया नहीं था कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कहीं नहीं बताया था कि जब उनका डिसीज सन की डेथ हुई थी तो उन्होंने मरने से पहले जो कुछ बोला था जो डिक्लेरेशन दिया था तो उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया था। तो अब कोर्ट ने कहा हम इस एविडेंस को फर्दर एनालाइज करते हैं तो ये कुछ इनएप्रोप्रिएट नहीं होगा अगर हम कुछ डिसीजंस को रेफर करें जिससे जो कि टेस्टिमोनी को मिस बेयर करती हो। अब कोर्ट ने कहा कि FIR जो होती है वो एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इवेंट्स नहीं होती कि सारे फैक्ट्स आप FIR के अंदर लिखो। कोर्ट जब भी आप FIR रजिस्टर कराने जाते हैं तो FIR रजिस्टर होती है। कोर्ट ने कहा है जजमेंट्स भी आई हैं कि सारे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इवेंट्स जो है FIR के अंदर मेंशन नहीं किए जा सकते। तो कई इसमें रेलेवेंट जजमेंट्स भी आई हैं, उन सब जजमेंट्स के नाम बताए हैं। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस CBI एंड अदर्स वर्सेस तपन कुमार सिंह, स्टेट ऑफ UP वर्सेस नरेश एंड अदर्स, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ UP एंड अदर्स, अमीश देवगन, मतलब कई जजमेंट्स आई हुई है। उसमें ये कहा कि सारे जो ब्यौरा FIR के अंदर नहीं रजिस्टर किया जा सकता है। अब कोर्ट ने कहा ये भी ट्रू है कि जो ऊपर के जो डिसीजंस हैं वो साफ रिवील करते हैं कि FIR जो है वो एक डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि सारे क्रॉनिकल्स ऑफ सारे इंट्रिकेट और माइन्यूट डिटेल्स भी रिकॉर्ड करे। और यहां पर बताया कि एक डिसीजन आया था कोर्ट का धर्म रामा भगारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो वहां ये पाया गया था कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो पॉइंट आउट भी करती है लेकिन उसे सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं कहा जा सकता। ये जजमेंट आई थी, अब हम इसे देखते हैं कब आई थी ये जजमेंट। ये आई थी जजमेंट 1973 की, मींस काफी पुरानी जजमेंट है ये। और इसमें बताया कि FIR को एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर नहीं किया, मींस FIR को एक अक्यूज्ड जो हुए जो ऑपोजिट पार्टी हो वो उसको कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पे यूज कर सकती है। जैसे अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट को देखेंगे सेक्शन 157 145 तो उसको कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज की जा सकती है।
और जो जिसने एफआईआर कराई तो उसे कॉर्पोरेट या उसे एविडेंस के तौर पर नहीं लिया जा सकता कि एक एफआईआर रजिस्टर हो गया तो एविडेंस बन गया। इसलिए पुलिस जो है 161 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराती है, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल 161 की जो स्टेटमेंट है उसको भी क्रॉस एग्जामिनेशन से किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया कि कोई डाउट नहीं है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव एफआईआर का ये था कि जो इंफॉर्मेंट जो है वो क्रिमिनल लॉ इन सेट इनटू मोशन, मींस कोई भी इंफॉर्मेंट अगर मींस एफआईआर रजिस्टर करेगा तो उससे क्या होगा कि क्रिमिनल लॉ होगा वो मोशन में आ जाएगा। तो इसमें उसके होगा, जब मोशन में आने से क्या होगा, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज जो है वो इंफॉर्मेशन लेगी अलेज्ड एक्टिविटी जो हुई है, ताकि रीजनेबल सुटेबल स्टेप्स लिए जा सके और जो दोषी है उसको बुक किया जा सके। क्योंकि एफआईआर रजिस्टर्ड होगी तभी क्रिमिनल लॉ मोशन में आएगा, तो उसी की वजह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी जिससे दोषी को जो है बुक किया जा सके अंडर रेलेवेंट प्रोविजंस के तहत। और ये भी कहा है कि एक एफआईआर जो है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, और या तो उसे सपोर्ट किया जा सकता है या फिर कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है जो मेकर होगा, जिसने बनाई होगी एफआईआर। अब क्वेश्चन ये उठा कि जो वेदर ओमिशन एक किसी प्रकार की जो कमी मींस ओमिशन हो गया है किसी प्रकार का, तो क्या वो सीरियसली इंपीच करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस और सफिशिएंट टू रिजेक्ट द टेस्टिमोनी ऑफ द इंफॉर्मेंट। तो ये क्वेश्चन को कहा कि वो डिपेंड करता है कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और जो फैक्ट जो है जो वो नॉलेज इंफॉर्मेंट की नॉलेज में था कि नहीं था। मींस कोई भी अगर एफआईआर रजिस्टर कराता है, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है, तो उसमें अगर किसी प्रकार की कुछ ओमिशन हो गई है, कोई बातें ऐसी हैं वो बताई नहीं गई हैं, तो कोर्ट ने कहा कि इसको देखना जरूरी है कि ये जो फैक्ट है ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नहीं है, और ये फैक्ट जो है वो इंफॉर्मेंट की नॉलेज में था कि नहीं था। तो कई बार कैसे होता है कि एफआईआर रजिस्टर का कुछ बातें हैं वो इंफॉर्मेंट को नहीं पता होती और बाद में बताता है, तो कोर्ट उसमें कह सकती है ये फैक्ट जो था वो इंफॉर्मेंट की नॉलेज में नहीं था। लेकिन अगर इंफॉर्मेंट की नॉलेज में वो ओमिशन कर देता है तो फिर ये काफी एक सीरियस इश्यू बन जाता है। इसलिए सारी बात बतानी चाहिए जब भी जो कंप्लेंट लॉन्च की जाती है तो। और पोजीशन जो था कि एफआईआर का ये क्लियर होता है कि ये एक इंसाइक्लोपीडिया नहीं है और किसी सारे माइन्यूट डिटेल्स बताए कि क्रोनोलॉजिकली इंट्रिकेट और सारे माइन्यूट डिटेल्स बताए, सिर्फ ये कॉर्रोबोरेट किया जा सकता है सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, जहां पे कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। मींस क्रॉस एग्जामिनेशन में इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट, तो एस्टेब्लिश किया जा सके कि ये ट्रस्टवर्दी विटनेसेस है कि नहीं है। और अब यहाँ पर बताया कि हम इस प्रोसीड करते हैं कि डिसइंक्लाइनेशन जो हुआ था हाई कोर्ट का उस पर हम रिलाई करते हैं, और क्या PW8 का जो अनरिलायबल जस्टिफाइबल था और सस्टेनेबल इन द आईज ऑफ लॉ। तो हाई कोर्ट ने PW8 के जो विटनेस को रिजेक्ट कर दिया था, मींस कहा था कि ये रिलायबल विटनेस नहीं है। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना एनालिसिस किया कि PW8 जो है वो मदर है डिसीज्ड की, वो इंफॉर्मेंट भी थी, और प्रोसिक्यूशन ने कोशिश की थी कि ऑरल डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, और ये कहा था कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो, अब कोर्ट ने कहा कि ये हम नोट करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, और जब एक वर्बल होता है तो, और खासकर जब वो किसी क्लोज रिलेटिव ने दिया हो, तो एविडेंस ऑफ मदर जो था कि ऑरल डाइंग डिक्लेरेशन था उसको केयर और कॉशन के साथ देखना होता है। ट्रायल कोर्ट ने डील किया था सेम को विद ड्यू केयर के साथ, और जो कि एविडेंस जो सेल्फ एविडेंट है जो पैरा 34 थी जजमेंट ट्रायल कोर्ट की, वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है पूरा का पूरा। और पैरा 42 थी जो जजमेंट थी ट्रायल कोर्ट की, उसमें ये भी फर्दर रिसाइटल था कि क्या था, वो सारे कंटेंट्स हैं यहाँ बेंच के। अब यहाँ बताया कि जजमेंट ट्रायल कोर्ट की ये रिवील करती थी कि इस एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए और लाइट मैनर में उन्होंने कोर्ट ने बिलीव कर लिया कि ऑरल एविडेंस था PW8 का, और ट्रायल कोर्ट ने ये भी फाइंडिंग कर ली कि जो अक्यूज्ड हैं, जो जिनके अक्यूज्ड हैं उनके नाम बताए हैं, उन्होंने डिसीज्ड को सिक्कल से मारा था, एक दूसरे अक्यूज्ड ने बैम्बू लाठी से मारा था, और तीसरे अक्यूज्ड ने कुल्हाड़ी से प्रहार किया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर अब कोर्ट ने कहा कि जो इंडिस्प्यूटेबल पोजीशन है जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड में था कि जो डिफेंस ने ये उठाया था कि ना तो एग्जिबिट P12 जो FIR है और एग्जिबिट D3 जो स्टेटमेंट थी PW8 की 161 CRPC में पुलिस ने जो स्टेटमेंट ली थी,
और PW8 ने कहा कि डायन डिक्लेरेशन जो था वो मींस मृतक ने उनसे पहले डिक्लेरेशन दिया था। तो कोर्ट ने कहा मींस उन्होंने डिफेंस ने ये क्वेश्चन रेज किया था, ना तो FIR में ना ही जो पुलिस स्टेटमेंट थी इसके बारे में उसका कहीं जिक्र किया था। तो प्रोसिक्यूशन यहां से कोर्ट ने कहा कि ये फेल हो गया था कि एस्टेब्लिश करने के लिए कि जब PW8 मींस जब मदर जो है वो जहां वारदात हुई थी वहां पहुंची तो डिसीज्ड जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड में था, फिट स्टेट ऑफ माइंड में था कि वो एकदम साफ साफ बात कर सकता था या टॉक रेलिवेंटली कर सकता था। स्टेटमेंट PW8 की स्टेटमेंट के अलावा कोई भी स्क्रैप ऑफ एविडेंस नहीं था जो प्रोसिक्यूशन के पास था। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कुछ भी ऐसा PW5 और PW9 नहीं लेकर आए और ना ही वादे कोई विटनेसेस लेकर आए। तो कोर्ट ने कहा कोई डाउट नहीं बनता कि जो ओरल डाइन डिक्लेरेशन था वो इस तरीके का था कि जिससे फुल कॉन्फिडेंस आ सके। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा हमें ये कोई भी इस प्रकार में हेजिटेट नहीं करते कि ये समझ लें कि हाई कोर्ट जो है वो परफेक्टली जस्टिफाइड था, उसने कंसीडर किया था ओरल टेस्टिमनी PW8 का और यहाँ पर सीरियसली नोट लिया था कि एक सीरियस ओमिशन जो है PW8 की साइड से हुई है और उसके बारे में कहीं उसने ओरल डिक्लेरेशन का कहीं भी नहीं लिखा था अपने डिसीज सन के बारे में। मींस ना ही पुलिस FIR में मेंशन था, ना ही जब पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी वहां तो कहीं भी ये बात का मेंशन नहीं किया था। तो हाई कोर्ट ने इस नोट को लिया, सीरियसली लिया और साथ में कहा कि PW5 नाइदर द PW5 जो उनके जो माइनर्स रिलेटिव्स थे उन्होंने किसी प्रकार के बारे में बात नहीं की थी डाइंग डिक्लेरेशन की कि उन्होंने डिसीज्ड ब्रदर जो उनके जो भाई हैं उन्होंने इस अपनी मदर को बोला हो तुम। और तो इसमें ओरल टेस्टिमनी थी PW8 की, वो ये निकल के आती है कि जब उन्होंने अपना एग्जामिनेशन चीफ करवाया था तब उन्होंने ये कहा था कि जो PW5 और PW9 जो है वो डाइव्यूज टू हर, और उन्होंने कहा कि मेरे दोनों सन्स जो हैं उन्होंने बताया था कि अक्यूज्ड पर्सन्स ने जो डिसीज्ड हैं जो उनकी हत्या कर दी थी जब मैं वारदात पे पहुंची। तो मीन्स उनके सन की हत्या कर दी थी PW5 और PW9 ने ये कहा कि मदर को बताया था। तो मदर ने ये बताया कि मुझे सन्स ने बताया था जो, और मीन्स जो PW5 और PW9 ने अब क्या जो ऊपर जो जजमेंट का ऊपर का पोर्शन में जो बताया गया डिस्क्रिप्शन उसमें देख लीजिएगा। और अब यहाँ पे बताया कि जो ऑरल एविडेंस था जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया तब उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में डिपोज किया। क्या डिस्पोज किया था उसके बारे में बताया कि ये कहना गलत होगा कि जो बताए हैं जो PW5 और PW9 उन्होंने मुझे नहीं बताया कि अक्यूज्ड पर्सन्स ने उनके बेटे की बच्चे की हत्या कर दी है। ऑरल टेस्टिमनी को PW8 ने फर्दर भी कहा, ये दिखाया कि किस प्रकार का अटैक हुआ था वो तीनों अक्यूज्ड ने किया था। और यहाँ पर कहा कि जो इस प्रकार का जो एविडेंस है वो कुछ नहीं बल्कि एक हेयर से एविडेंस है, मींस सुना और वो देख के बोला गया एविडेंस, इसे हेयर से एविडेंस कहते हैं। और उनके मुताबिक उन्होंने बताया, उनको बताया गया था कि जो हत्या हुई थी उनके बच्चे मींस अटैक हुआ था उनके बच्चे पे, वो PW5 और PW9 ने बताया था। और ये किसी प्रकार का प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता कि उन्होंने मींस PW8 ने विटनेस किया हो कि रिस्पोंडेंट ने अटैक किया है। तो मींस अब यहाँ पर बताया कि प्रोसिक्यूशन ने ये कहीं नहीं बताया इसमें बारे में कि उन्होंने सिर्फ हेयर से विटनेस के तौर पे कहा कि PW5 और PW9 ने मुझे बताया कि ऐसा मींस वारदात हुई है। तो मींस कोर्ट ने किसे कहा कि ये हेयर से विटनेस है। अब ऑरल टेस्टिमनी PW8 की स्क्रूटनाइज करने को कहा कि अदर मटेरियल भी देखे डिफेंस के। तो जब उन्होंने कन्फ्रंट किया एग्जिबिट P12 जो FIR थी और एग्जिबिट D3 जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स थी उसपे काफी सीरियस ओमिशंस निकले। और स्टेटमेंट जो थी कोर्ट में कि PW5 और PW9 ने जो डिसीज्ड के साथ आए थे 1 अक्टूबर 1996 को मींस नहाने के लिए, और यहाँ कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया गया था एग्जिबिट D3 के अंदर। अब यहाँ पर पहले ही बताया कि जो ऑरल डाइन डिक्लेरेशन था वो डिसीज्ड का
वो प्लेस ऑफ अकरेंस के बारे में था कि आफ्टर सस्टेनिंग इंजरीज हुई है। ये कोर्ट ने कहा ये नथिंग, ऐसा कुछ भी एफआईआर जो एग्जिबिट D3 है कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया था। वो जो स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है, कहा था इसके बारे में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो सारी एविडेंसेस का पूरा स्क्रूटनी की हुई है। अब यहाँ पे बताया कि ऑरल एविडेंसेस थे, वो क्लेम किए थे प्रोसिक्यूशन ने कि आई विटनेसेस हैं, और जो कंकरेंट फाइंडिंग्स ये थी कि कल्पेबल होमिसाइडल अमाउंटिंग टू द मर्डर, मींस कल्पेबल होमिसाइडल का जो बताया था। और नेक्रोस्कोपिकल एविडेंस जो है, मींस जो मृत्यु के बाद जो एविडेंस किया जाता है, लिया जाता है, उसे नेक्रोस्कोपिकल एविडेंस कहते हैं। ये बहुत रेयरली देखने को मिला है इसमें जितनी भी प्रीवियस जजमेंट्स आई है, ये टर्मिनोलॉजी। और जो एविडेंस था वो कंसिस्ट करता था टेस्टिमोनी PW1 का, जो डॉक्टर हैं उन्होंने पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी प्रिपेयर की थी और प्रूव भी किया था एग्जिबिट P1 का। अब इस नेक्रोस्कोपिकल एविडेंस को देखने के बाद एंटीमोर्टम इंजरीज जो थी प्रेजेंट थी बॉडी में, वो बताई गई है, डिस्क्रिप्शन बताया कि किस तरह की इंजरीज थी। और PW1 ने ओपिनियन दिया था कि जो अबव इंजरीज हुई हैं वो एक्सेप्ट इंजरी 1 और 2 को छोड़ के वो सारी इंजरीज इतनी सफिशिएंट है जिसकी वजह से एक ऑर्डिनरी नेचर ऑफ द कोर्स पे डेथ हो सके। और कॉज ऑफ डेथ जो है वो बताई गई थी हेड इंजरीज की वजह से हुआ। तो नेक्रोस्कोपिकल एविडेंस देखने के बाद कोर्ट जो थी वो परफेक्टली राइट थी कि जो डेथ हुई है वो एक कल्पेबल होमिसाइडल हुआ है, अमाउंटिंग टू द मर्डर हुआ है। तो इसलिए सर्वाइविंग क्वेश्चन ये इससे सिर्फ निकल के आता है कि प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश कर चुका है कंक्लूसिवली बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट कि कल्प्रिट्स ने ही मर्डर किया था और डिसीज्ड का उनके PW8 के बेटे का। और यहां पर कोर्ट ने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने, और या फिर ये देखना है कि क्या बेनिफिट और डाउट और कॉन्सिक्वेंशियल इक्विटल जो दिया था हाई कोर्ट ने वो ठीक है। तो अब डिसीजन आया था अनिल फुकान वर्सेस स्टेट ऑफ असम का, और कोर्ट ने कहा था कि जब कन्विक्शन जो है वो अगर सिर्फ सिंगल विटनेस के बेसिस पे भी हो, तो अगर वो रिलायबल है, तो वो अगर कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है तो उसके बेसिस पे भी सजा हो सकती है। जरूरी नहीं कि कई गवाह लाने की जरूरत है। मींस मर्डर के केस में अगर एक भी चश्मदीद गवाह है, वो अगर रिलायबल विटनेसेस है, तो उस विटनेस के आधार पर भी सजा हो सकती है, ऐसा ये जजमेंट में बताया था। और चंदू भाई शाना भाई परमर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, तो वहां पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो ऑक्यूलर एविडेंस था मर्डर केस में अगर अनरिलायबल है, मींस चश्मदीद गवाही अनरिलायबल है, तब यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अक्यूज्ड को दिया जाता है। अब सारे रीजंस देखने के बाद हाई कोर्ट ने राइटली हेल्ड किया कि जो ऑरल टेस्टिमनी थी PW8 की वो अनरिलायबल है। मदर की जो टेस्टिमनी थी उसको अनरिलायबल थी। और प्रोसिक्यूशन का केस के मुताबिक PW2, PW5, PW9 और PW17 ने इंसिडेंट को विटनेस का जो है गवाही दी थी कि उन्होंने वारदात देखी है जब उनकी डेथ हुई थी PW8 के जो सन की। और सारे डिसीजन इन द लाइट ऑफ डिसीजन जो अनिल फुकान केस और चंदा भावी केस में अब ये बताया कि ऑरल टेस्टिमनीज थी उसको अप्रिशिएट करना जरूरी था ताकि सर्वाइविंग क्वेश्चन देखा जा सके। अब कोर्ट ने कहा कि PW2 जो थे वो तो हॉस्टाइल हो गए थे प्रोसिक्यूशन द्वारा, और इसलिए उनका एविडेंस है वो अनरिलायबल है। PW17 भी हॉस्टाइल हो गए थे, और ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि अक्यूज जो हैं, रिस्पोंडेंट हैं, वो ऐसे में बेनिफिट नहीं ले सकते क्योंकि PW5 और PW9 ने प्रूव कर दिया था फैक्ट को कि अक्यूज ने, रिस्पोंडेंट ने मर्डर किया है PW8 के बेसन का सिक्कल, डंडा और फरसा से। तो मींस ट्रायल कोर्ट ने ये भी पा लिया था कि जो दो विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए थे, लेकिन ये कहा कि PW5 और PW9 का एविडेंस पर्याप्त है जिसकी वजह से सजा दी जा सके। और क्योंकि उन्होंने ये हत्यारों के नाम बताए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो एविडेंस था PW17 का वो अनरिलायबल था। हाई कोर्ट ने पाया कि PW17 जो है हॉस्टाइल हो गए थे जब उन्होंने डिक्लेरेशन दी थी, तब उन्होंने ये कहा था कि अक्यूज ने, जो कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, उन्होंने डिसीज्ड को स्टोन बोल्डर से मारा था। और कहीं भी उन्होंने ये रिपोर्ट नहीं किया था कि जो अक्यूज्ड जो है अदर रिस्पोंडेंट जो हेरिन, और हाई कोर्ट ने किसी अदर अक्यूज्ड के बारे में कोई भी गवाही नहीं दी थी। मींस 3 अक्यूज जो बताए गए थे उनके किसी के बारे में गवाही नहीं दी थी, जो बेशक वो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ, मींस हॉस्टाइल हो गए थे, लेकिन किसी के बारे में नहीं दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये टेस्टिमोनी है PW17 वो अनरिलायबल है। और
और यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो पहले रिस्पोंडेंट ने डिसीज्ड को स्टोन बोल्डर से मारा था और जिसकी वजह से हेड इंजरीज थी। अब यहाँ का ये प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता है कि क्योंकि ये PW70 ने फर्स्ट टाइम ही कोर्ट में बोला था, तो उसे प्रीवियस स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कराया गया। जो एग्जिबिट P22 थी, मींस पहले भी पुलिस ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी, तो उस स्टेटमेंट के साथ कन्फ्रंट कराया, उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट कराया गया। अब यहाँ पे बताया कि ओपिनियन में कहीं भी निकल के आया कि PW1 जो डॉक्टर थे, उन्होंने ऑटोप्सी की थी डिसीज्ड की, वो इंडिकेट करते थे कि हेड इंजरीज जो है वो हुई है और वो स्टोन बोल्डर से हुई है, ऐसा कहीं नहीं बताया था। अब यहाँ पर नेचर ऑफ एविडेंस था PW17 का, वो ये पाया गया कि जो फाइंडिंग थी ट्रायल कोर्ट की और एविडेंस था PW17 का जो एविडेंस था, वो कुछ भी इस प्रकार का बेनिफिट नहीं ला पाया अक्यूज्ड के लिए जो कि सस्टेन किया जा सके। तो हाई कोर्ट ने ये अपना जो ओपिनियन दिया था, वो निर्णय दिया था, वो एकदम करेक्टली दिया था। मींस कहा कि रिलायबल है, मींस अनरिलायबल है, और करेक्टली मींस अनरिलायबल जो है वो करेक्टली बताया, रिलायबल बताता तो एक्विटल नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो एविडेंस जो दिया गया हाई कोर्ट ने जो रीअप्रिशिएट किया था, उसने कहा था कि अनरिलायबल है। अब एक सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अब कोर्ट ने कहा कि जो ऑरल टेस्टिमनी दी है PW5 और PW9 ने, जो कि यंगर ब्रदर्स थे डिसीज्ड के, अब उसको देखा जाए। और कोर्ट ने कहा कि पहले जैसे हमने ऊपर नोटिस किया है कि जो ऑरल टेस्टिमनी थी वो रिलायबल थी ट्रायल कोर्ट ने, और लेकिन हाई कोर्ट ने पाया कि टेस्टिमनी जो है वो अनरिलायबल है। तो PW8 जो कि डिफेंस के तौर पे जो मींस पेश हुई थी मदर, जो वो सक्सीड हो गई थी इस फैक्ट पे कि PW5 और PW9 ने ओमिशन किया है और कई सर्टेन पॉइंट मटेरियल फैक्ट्स जो हैं वो पुलिस को नहीं बताया जब उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ओमिशंस जो है वो ओमिशंस की वजह से जो विटनेसेस है उसको डिस्क्रेडिट किया जा सकता है। और PW5 ने जब उनका एग्जामिनेशन चीफ हुआ था, तब उन्होंने बताया था कि जो इंजरीज हुई थी वो हुई थी सिकल से, स्टिक से, और दूसरे इंजरीज ने कुल्हाड़ी, दूसरे जो उनके जो मींस हाई कोर्ट में जो अपीलेंट थे, उन्होंने कहा कि तीसरे जो अपीलेंट थे हाई कोर्ट में, उन्होंने एक्स से, कुल्हाड़ी से उनके ब्रदर पे प्रहार किया था। लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था, उन्होंने ये डिपोज किया था कि इंजरीज जो इन्फेक्टेड हुई थी रिस्पोंडेंट द्वारा, वो हुई थी जो वेपन्स जो बताए गए हैं, मींस जैसे ऊपर प्यारा बताया कि स्टिक, सिकल और जो है, तो उन्होंने कहा कहीं भी इस प्रकार की स्टेटमेंट पुलिस को नहीं दी कि ये फर्स्ट टाइम जो है वो कोर्ट में दी जा रही है। और इसलिए PW2 और PW17 जो कि सन थे और कजन ब्रदर्स थे, मींस जो PW5 और PW9 के जो पिता है, उनके बीच में इनका दोनों का जो था कि वो साथ में आगे बताया कि PW2 और PW17 ने सपोर्ट नहीं किया था प्रोसिक्यूशन में, तो हाई कोर्ट ने भी ये नोट लिया था कि PW5 ने कुछ भी ऐसा डिपोज नहीं किया था जब उनकी जो मदर जो है प्लेस ऑफ अकरेंस पे पहुंची थी और की डिसीज उस समय जिंदा थे, और उन्होंने ऑरल डायन डिक्लेरेशन दिया था PW8 का। अब क्रॉस एग्जामिनेशन जब PW9 का जब किया गया था, तो ये डिपोज किया गया कि उन्होंने पुलिस को नहीं बताया था, और कि ये जो नाम बताए गए एक्यूज्ड के कि उन्होंने किस प्रकार से हत्या की थी। और जब एग्जामिनेशन चीफ ने बताया था कि जो मदर ने भी, उनकी जो मदर को भी अक्यूज्ड पर्सन्स ने मारा पीटा था, इस मदर का भी नाम डाला गया है। अब यहाँ पर बताया कि एब्सोल्युटली कोई केस नहीं बनता PW8 का जो, और PW जो कि मदर हैं PW9 की। और जो पैराग्राफ को देखने के बाद जो उनकी ऑरल टेस्टिमनी हुई थी, डिफेंस ने कई अदर ओमिशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस बताए। अब यहाँ पर कहा कि फोर फ्रेश जो ऊपर के बताए ओमिशंस थे जो कि PW5 और PW9 से रिलेटेड थे, और उसने बताया कि ये कहीं नहीं कहा जा सकता कि जो इस प्रकार की माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस थी, इसलिए लाइटली लिया जाए। अब उन्होंने कहा कि ओमिशंस जो हैं वो सामने आई है मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस के, मींस मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आती हैं, और जो प्रोसिक्यूशन के केस में के कोर्ट पर चली जाती हैं। तो ऑरल टेस्टिमनी जो रिवील करता था, और उन्होंने बताया था कि इंजरीज जो हुई थी डिसीज्ड को, जो कि उनके एल्डर ब्रदर थे रिस्पोंडेंट्स के, और वेपन्स जो मेंशन किया था, ये
फर्स्ट टाइम ही मेंशन बताया गया, इस बिल का बयान दिया गया जब कोर्ट में हुए थे। और फाइनली हम यहाँ पे चलते हैं कि जो नेचर ऑफ एविडेंस था PW 509 का, वो कंसिडर व्यू में देखते हुए कहा कि कोई गुड रीजन नहीं बनता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो कंक्लूसिवली प्रूव कर दिया हो। मींस ऐसा कोई रीजन नहीं बनता है कि उन्होंने कंक्लूसिवली प्रूव कर दिया हो। और सारे ग्राउंड्स देखने के बाद ये कहा कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो एक्विटल जो पास किया था हाई कोर्ट ने, तो ऐसे में जो क्रिमिनल अपील्स थी उसको खारिज किया जाता है। और ये जजमेंट आई थी 25 अक्टूबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।